हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रधान शिक्षक की परीक्षा अब कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है। जो लोग बीपीएससी की या किसी अन्य चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन सबों के लिए ये हमारा सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप केवीएस या DSSS या कोई और एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें हम अन्य कई सारे एग्जाम में जो पूछे गए साइंस के क्वेश्चन हैं और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करते हैं। इस सेशन में हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा बेमेल है? लाल रुधिर का निर्माण अस्थिमज्जा में, ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में, श्वेत रक्त कणिका का निर्माण यकृत में और इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा गलत है। श्वेत रक्त कणिका का निर्माण यकृत में नहीं होता है, तो ये गलत ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुष्ठ रोग आनुवांशिक होता है, क्षय रोग संक्रामक होता है, प्लेग चूहे के कारण होता है या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और यहाँ आपको गलत जवाब ढूंढना है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि कुष्ठ रोग आनुवांशिक होता है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट है, यदि वृक्कों में मूत्र निर्माण क्रिया न हो तो कौन सा रोग होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एन्यूरिया। अगर वृक्क में मूत्र का निर्माण क्रिया न हो तो हमें एन्यूरिया हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिक निम्न में से किस विवाह को मना करते हैं? आपको बताना है कि बायोलॉजी के अनुसार किस तरह के पेयर को गलत माना जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस स्त्री का। यानी अगर आपके ब्लड ग्रुप का फैक्टर प्लस है और फीमेल का जो RH फैक्टर है वो माइनस है, तो ऐसे में जो होने वाले बच्चे होते हैं उनकी संभावना कम होती है, यानी वो सरवाइव कम कर पाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ऐसे पेयर को मना करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंपति के 5 लड़कियां हैं, लड़का कोई नहीं है, छठे बच्चे के लड़का होने की संभावना क्या है? तो यहाँ पर आप थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी के आधार पर इसको बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है कि किसी बच्चे के लड़का या लड़की होने की संभावना क्या होती है। तो दो ही हो सकता है, या तो लड़का या तो लड़की। तो यानी दो में से एक संभावना है, यानी या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है। इसलिए छठे बच्चे की लड़का होने की संभावना आधी है, यानी 1/2 है। अगर लड़की होने की भी संभावना पूछी जाए तो वो भी 1/2 ही होगी। यहाँ सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। और वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन डी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? यानी जो लोग शराब पीते हैं उन्हें किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है कि ये जो मिलान दिया गया है तो इसमें से कौन सा सही है। जैसे सांप रेप्टेलिया, पक्षी मैमेलिया, स्तनधारी एम्फीबिया और मेढक एविज। तो यहाँ देखते हैं कि सांप रेप्टेलिया को छोड़कर बाकी सभी गलत है, क्योंकि स्तनधारी जो होते हैं उनको हम लोग मैमेलिया बोलते हैं, मेढक जो है वो एम्फीबिया है और पक्षी जो होते हैं वो एविज होते हैं। तो इस कारण से हमारा पहला आंसर यहाँ सही हो जाएगा, बाकी अन्य जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल खाने से कौन सा रोग होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, लेथाइरिज्म। ये खेसारी या खेसरी दाल खाने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है,
कि भारत में विषैले सांपों की कुल प्रतिशत संख्या है। जो भारत में विषैले सांप है उसकी कुल संख्या कितनी है, तो वो मात्र 35% है। आप जानेंगे कि ज़्यादातर जो सांप होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं और सांप के काटने से ज़्यादातर मौत जो होती है डर के मारे, हृदय गति रुक जाने से, यानी कि हार्ट फेल होने से हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, डायबिटीज के रोगी का कौन सा अंग सही ढंग से कार्य नहीं करता है? और आपके ऑप्शन है हृदय, मस्तिष्क, अग्नाशय या यकृत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अग्नाशय। जिसको डायबिटीज होता है उसका अग्नाशय ठीक से कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट है, सर्प किस वर्ग से संबंधित है? और आपने इसको अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि सांप जो होता है वो रेप्टिलिया यानी कि रेंगने वाले जीव होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको बताना है कि जो भारतीय मोर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसे हम लोग कहते हैं पैवो क्रिस्टेटस। उसे बोला जाता है पैवो क्रिस्टेटस, यानी ऑप्शन सी। तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि होमोसेपियंस मनुष्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? और आपके यहाँ सही जवाब हो जाएगा वसा उत्तक के कारण, यानी कि जो फैट टिश्यू होते हैं उसके जमा होने से आप में मोटापा हो जाता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर सभी कवक और जीवाणु न रहे तो क्या होगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मृत विघटनीय पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता? और यहाँ आपको पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन के जो होता है वो रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। तो अगर विटामिन के की कमी हो जाएगी तो खून जो बहना बंद होता है वो बंद नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग फैलता है? और यहाँ सही जवाब आपका हो जाएगा वायरस। वायरस के कारण खसरा रोग होता है। तो वायरस यानी कि विषाणु, ये ध्यान रखना है कि वायरस मतलब विषाणु होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ होती है। तो अगर एक वयस्क मनुष्य है तो उसके शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घनत्व बढ़ जाएगा। यानी वो कॉन्डेंस हो जाता है, दूध से अगर क्रीम को अलग कर ले तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर हमें कृत्रिम आर्टिफिशियल रेन करवाना हो तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? तो उसका सही जवाब है सिल्वर आयोडाइड, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। यानी दूध में जब लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो वो खट्टा हो जाता है, यानी दही में परिवर्तित हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धतम जल है किसका? समुद्र का, वर्षा का, नदी का या कुएं का? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा का। लेकिन अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वर्षा का जल में भी कई सारे प्रदूषक मिले होते हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो ऐसे में तो यह उचित नहीं है कहना ऐसा, लेकिन फिर भी अगर ऐसा प्रश्न आता है जिसमें यही ऑप्शन दिए हो तो आप वर्षे के जल को शुद्धतम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि क्रिप्टो गैस, उसको बोला जाता है क्रिप्टो गैस। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो गैस। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह सबसे पहले सिद्ध किया था कि पृथ्वी, पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य तथा अन्य ग्रह सभी पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं, यानी केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने यह सिद्ध किया था कि नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं? तो वो थे कोपर्निकस ने, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि हीलियम। तो ध्यान रखिएगा कि वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्मियम। आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो वो है ऑस्मियम। तो ये बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, यानी जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है रेड कलर का वो सबसे कम होता है, जिसके कारण सुबह और शाम दोनों समय केवल लाल रंग जो है वही हम तक पहुंच पाता है। इसी कारण से उगते और डूबते सूर्य का जो कलर होता है वो हमें लाल प्रतीत होता है। तो इस तरह से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी, सुनाई देगी, 24 घंटे बाद सुनाई देगी, 48 घंटे बाद सुनाई देगी? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है और आप जानते हैं ध्वनि तरंग को फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इस कारण से ये हमें सुनाई नहीं देगी। नेक्स्ट है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि, और आपको इसका सही जवाब पता करना है, क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। तो ये हमारा ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं। तो पहले तो यही ध्यान रखना है कि तारे टिमटिमाते हैं और ग्रह जो होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं। एक अंतर अगर पूछा जाए कि तारे और ग्रह में क्या अंतर है, तो आप ये बता सकते हैं कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं लेकिन ग्रह ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर है कि तारे अब टिमटिमाते क्यों हैं, तो इसका सही कारण है कि अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर पहला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और आपको पता है अपवर्तन होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते में बदलाव कर लेती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और परावर्तन में होता है कि जिस माध्यम से जाती है उसी माध्यम से लौट जाती है। तो यहाँ पे एक माध्यम यानी कि निर्वात से होकर के जब प्रकाश आती है तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और इस कारण से उसके रास्ते में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को अधिक क्षति नहीं पहुंचाता? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन बम जो होता है वह जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवन को अधिक क्षति नहीं पहुंचाता है, क्योंकि इसमें रेडिएशन ज़्यादा होता है, जिसके कारण रेडिएशन से मृत्यु हो जाती है लेकिन भवन वगैरह सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? तो आप जानते हैं कि आग बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह जो है आग को जलने में सहायता नहीं करती है, तो आग को बुझा देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से
क्या असत्य है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर लिया जा सकता है। और ऑप्शन को भी आप देख लीजिए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का वह दर्पण से समान दूरी पर बनता है, तो ये सही है। दूसरा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की आकृति, दूरी, प्रकृति वस्तु की दर्पण से दूरी पर निर्भर करती है, ये भी सही है। तीसरा है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी बनता है, तो ये भी आपका सही आंसर है। यहाँ डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या असत्य है? स्पष्ट दृष्टि के लिए आँख से वस्तु की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि जो हमारा क्लियर विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, ये तो आप जानते हैं कि सही है। दूसरा है पदार्थ के आवर्तनांक का मान उसके ताप पर निर्भर करता है। तीसरा है कांच के प्रिज्म से शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और डी है उपरोक्त में से सभी असत्य हैं, तो इसका यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपको खोजना है इसमें से कौन सा असत्य है, और यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी सभी ऑप्शन जो बताए गए हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है? यूरिया में, अमोनियम सल्फेट में, अमोनियम नाइट्रेट में, या डाई अमोनियम सल्फेट में? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी ग्रह या उपग्रह की सूर्य से सबसे निकट स्थिति को क्या कहते हैं? कोई ग्रह या उपग्रह जब सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसे कहा जाता है पेरीहीलियन, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सूर्य से जब सबसे नज़दीकी जो पॉइंट होता है ग्रह का या किसी उपग्रह का, उसे हम लोग पेरीहीलियंस कहते हैं, और सबसे जो दूर का होता है उसे अपहीलियंस कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी अगर सूर्य से सबसे नज़दीक है तो उस दूरी को, न्यूनतम दूरी को हम लोग पेरीहीलियन कहेंगे, और अगर दूरी सर्वाधिक है तो उसे अपहीलियन बोलेंगे। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है परमाणु बम बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग होता है? नाभिकीय संलयन का, नाभिकीय विखंडन का, दोनों का, या सभी गलत है? तो इसका जवाब है बी, नाभिकीय विखंडन का, क्योंकि नाभिकीय संलयन के लिए बहुत अधिक ऊष्मा और बहुत ज़्यादा दबाव इसकी आवश्यकता होती है, जो कि कृत्रिम रूप से भी नहीं बनाया जा सका है, जिसके कारण हम लोग नाभिकीय विखंडन द्वारा परमाणु बम बनाते हैं। तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। या नाभिकीय संयंत्र भी जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा ही परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सूर्य में जो ऊर्जा बनता है वो किससे होता है, तो वो नाभिकीय संलयन से होता है। जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिल करके एक बड़े नाभिक बनाते हैं तो उसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना ले तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब एक बड़ा नाभिक टूट करके छोटे नाभिक में बदल जाता है और उससे ऊष्मा और लाइट ये सब उत्पन्न होता है तो उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यानी बड़ा का छोटे में टूटना विखंडन, और दो छोटे छोटे का मिलकर एक बड़ा हो जाना संलयन। तो ये ध्यान रखेंगे कि सूर्य में संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, और जो हम लोग परमाणु ऊर्जा के लिए परमाणु रिएक्टर बनाते हैं, रिएक्टर में यूज करते हैं, उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर वायुमंडल बने रहने का कारण है? वायुमंडलीय दाब, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी की घूर्णन गति, या गुरुत्वाकर्षण? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। और इसी कारण से चांद पे आप देखते हैं कि वायुमंडल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि चांद का गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी कम है, जिसके कारण उसके जो वायुमंडल है वो धीरे धीरे नष्ट हो गए, या जो गैसेज थे वो वायुमंडल से बाहर चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए
तो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। तो जैसे जैसे अगर आप देखेंगे कि दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो इसका है ऑप्शन डी, यानी चौथाई हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर दूरी दोगुना होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा, यानी स्क्वायर में दूरी से जो है वो स्क्वायर के रूप में गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन है क्या, अल्फा कण, बीटा कण, पॉजिट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बीटा कण। इलेक्ट्रॉन जो है वो बीटा कण है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष उपग्रह भेजा था। ये आपको पता ही होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्व सोवियत रूस जो है, यानी जो पहले सोवियत रूस था उसने सबसे पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा था। और उसी के कारण अंतरिक्ष होर में अमेरिका ने यह कहा था कि हम चांद पर मनुष्य को भेजेंगे, और सबसे पहले अमेरिका ने या नासा ने चांद पर मनुष्य को भेजा था, जो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। नेक्स्ट है, वायुमंडल की वह सतह जिसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है वह क्या कहलाती है। आपको ये बताना है कि जिसे रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है उसको क्या कहा जाता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयनोस्फीयर या आयन मंडल जिसको हम लोग कहते हैं, उससे रेडियो तरंगे वापस आ जाती है। ट्रोपोस्फीयर को हम लोग क्षोभमंडल कहते हैं और स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। तो आपको इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस तरह से इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप जानते हुए भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आयन मंडल से जो रेडियो तरंगे हैं वो वापस आती हैं। ट्रोपोस्फीयर में मौसम में परिवर्तन होता है क्षोभमंडल में, और स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन परत पाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत से यांत्रिक में परिवर्तित करना है। तो पहले हमारे पास विद्युत ऊर्जा है लेकिन उससे कोई यांत्रिक कार्य होना चाहिए। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, XMP-14 क्या है, और ये है सुपरसोनिक विमान, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, और वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 जो है उसका प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न में काम आने वाली मुख्य ट्यूब होती है। जो टेलीविज़न में मुख्य ट्यूब पहले इस्तेमाल में की जाती थी वह क्या होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैथोड रे ऑसिलोग्राफ। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, ऊर्जा, विभव, बल या शक्ति। और इसका सही जवाब है शक्ति, यानी पावर का जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पादप कोशिका की पहचान क्या है, जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति व रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। तो आप जानते हैं कि जो पादप कोशिका अन्य कोशिका से भिन्न होती है वो कोशिका भित्ति और रिक्तिका के कारण होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राणी की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है, हम जानते हैं कि सेल जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है उत्सर्जन, प्रजनन, श्वसन या पाचन। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं कि कोशिका के अंदर जो श्वसन का कार्य होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट,
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर ले, ये सब आसान क्वेश्चन है, बस एक बार आप देख के जाए ताकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। थैंक यू वेरी मच।